हेलो, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप अभी देख रहे हैं कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह जो यूनिट 1 है, उस यूनिट 1 का जो माने सेकंड लेक्चर है वो हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो सॉलिड स्टेट होते हैं, यह यूनिट 1 है, इसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, इस सॉलिड स्टेट में हम लोग देख रहे हैं जो ये सॉलिड जो होते हैं, मैटर जो होते हैं, वो मेनली जो एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में वो 3 टाइप से। क्लियर है बातें? पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तो हम लोग जो अभी देख रहे हैं आगे वो देखिए सॉलिड लिक्विड गैस की बात हम लोग कर रहे हैं। सॉलिड के फॉर्म में आइस हो गया, लिक्विड के फॉर्म में वाटर होता है और गैस के फॉर्म में स्टीम होती है। अगर हम लोग आइस को हीट करते हैं तो आइस को हीट करने से वो वाटर बनता है और वाटर को जब हीट करते हैं तो स्टीम बनता है। क्लियर है बातें? देखिए ध्यान से, तो यह जैसे ही इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने से ये डेल प्लस का मतलब हो गया हीट करना, और अगर डेल माइनस यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका मतलब हो गया कौन चीज? कूल करना। तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे, सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड बनेगा और लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बन जाएगा। लेकिन जैसे ही गैस को अगर हम लोग कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को कूल करने से यह सॉलिड बन जाता है। क्लियर है बातें? तो चलिए, ये जो सॉलिड होते हैं वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। क्लियर है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए हम लोग जो आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट में वह क्या देखेंगे, जो फिजिकल स्टेट है। जैसे अभी सारे के सारे फिजिकल स्टेट है, तो इस फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर जो होते हैं वह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ जुड़ा होता है। और वो फोर्स कौन से होते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, थर्ड में है लंदन फोर्स या इसी को डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, और फोर्थ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो फिजिकल स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। क्लियर है बात? इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके मॉलिक्यूल्स? सॉलिड को या लिक्विड हो या गैसेज हो। क्लियर है? तो सबके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, और वो यही चारों जो फोर्स है वो उसके ऊपर वर्क कर रहा है। क्लियर है बात है? या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, या तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, या तो लंदन फोर्सेज होगा, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। तो चलिए, ये सब सारे बात हम लोग देख लिए थे। इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कह रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन है सम मास एज, सेकंड में है सम स्पेस, नहीं सम स्पेस सम मास, सम मास सम मास, और सम स्पेस सम स्पेस। इसमें से क्या आंसर होगा? आप ये बताए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन चीज? बी, सम मास एंड सम स्पेस एंड सम मास, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड सम मास। क्लियर है बातें? सेकंड क्वेश्चन, The general principal state of matter become daily life hour। हम लोग जो दैनिक जीवन में जो रोज यूज करते हैं मैटर का, वो कौन को माने कितने स्टेट होते हैं उसके? ठीक है, तब ये बताए थे जो इसके होते हैं वो 3 स्टेट होते हैं। क्लियर है बात है? थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले। अब ये बताए थे आपको कि इसमें क्या लगता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाइड होती है। क्लियर है बात है? तो हमने लिख दिया यहाँ से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देख लीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ रहे। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें से कौन कौन है? अभी बताए थे ये तीनों के तीनों है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर है बात है? चलिए, हम लोग जो आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। सॉलिड का कैरेक्टर क्या है? क्लियर है बात है? इसकी कैरेक्टर क्या होती है, सॉलिड का कैरेक्टर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले। तो हम लोग जानते हैं सॉलिड के पास जो होते हैं वह वॉल्यूम और ये शेप, ये दोनों क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जो यहाँ पर हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक है, यह आपको एक सॉलिड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? यह एक सॉलिड है। अब इस सॉलिड का क्या क्या फिक्स हो सकता है? सॉलिड है, हम आपको बताए थे कि इसके पास फिक्स्ड कंपोजिशन है। नेक्स्ट में हमने आपको बताया था मास है, वॉल्यूम है, डिफिनिट शेप है एंड डेंसिटी। ये सब सारे के सारे इसकी डिफिनिट होती है किसके पास? सॉलिड के पास। क्लियर है बात है? देखिए सॉलिड के में अगर हम लोग इसको थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करें, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। अब आप यहां से देख लो थोड़ा सा ध्यान से, इसका जो पैकेजिंग है वो कैसा होता है? आपस में एक दूसरे से काफी क्लोजली पैक्ड होता है। समझ गए? इसके पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को कहते हैं, सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो दूसरे पार्टिकल से कहता है छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथ ही मरते दम तक। बात बुझ गए? मरते दम तक, अगले जन्म तक। कहने का सेंस हुआ कुछ भी हो जाए, तेरे साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दैट मींस कहने का सेंस हुआ जो ये सॉलिड पार्टिकल्स है, इस सॉलिड पार्टिकल्स के
जो बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, काफी हाई होता है, जिसके कारण वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मोर क्लोजली पैक्ड। क्लियर है बातें? अगर हम लोग वही बात करेंगे लिक्विड का, तो लिक्विड का हम देख रहे हैं जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग से है ना, ये थोड़ा थोड़ा हटा हुआ है, इतना क्लोजली नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए लेस क्लोजली पैक्ड। और जो हम लोग बात करेंगे अगर गैस का, तो गैस का तो और भी हम लोग जान रहे हैं कि इसकी जो पैकेजिंग होती है वो काफी ही कम। देख रहे हैं ना, इसके जो बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो एक दूसरे से काफी अलग अलग है। ठीक है, हाँ। तो इसमें जो कहता है कि क्या, बस समझ गया ना, हाँ, एक दूसरे से के साथ ये जल्दी रहने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो बीच के पार्टिकल्स है उसके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफी कम होता है, लगभग हाँ नेग्लिजिबल, देखो वेरी लूज पैकिंग होता है। क्लियर है बात है? चलिए अगर हम लोग बात करें इसकी डेंसिटी की, तो डेंसिटी आप यहां से देख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो देखिए हम लोग लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है बात है? अब यहां से देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए ये पूरा एकदम शेप में बैठ जा रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसको देख लीजिए, और थर्ड अगर हम लोग बात करें तो इसका स्पेस देख लीजिए। बात समझ गए हैं? चलिए नेक्स्ट में, इसका जो होता है सॉलिड स्टेट का वो हाई होता है, इसका जो होता है लिक्विड स्टेट का डेंसिटी वो मॉडरेट होता है। अगर बात करें गैस का, तो गैस का जो होता है वो वेरी लिस्ट नहीं, ये बहुत ही कम होता है, लिस्ट होता है इसका। क्लियर है बात है? तो सॉलिड का डेंसिटी हो गया हाई, लिक्विड का डेंसिटी हो गया मॉडरेट, और अगर बात करें गैस का तो इसका लिस्ट होता है बहुत कम होता है, दोनों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है सॉलिड लिक्विड की अपेक्षा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा सॉलिड को और जूम करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए सॉलिड को थोड़ा सा हम लोग जूम करके देखते हैं। ये आपको डायमंड दिख रहा है, डायमंड को देखिए जब हम लोग जूम करते हैं तो आपको डायमंड के जो बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होता है, पैक्ड होता है, वो ऐसे पैक्ड होता है। क्लियर है बात है? थोड़ा सा और इसको हमने अगर जूम कर दिया तो देखिए, देख रहे हैं ना कितना सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है आपस में कितने क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होता है। क्लियर है बात है? तो चलिए कहता है सबसे पहला नंबर की सॉलिड ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन, सॉलिड के पास होता है एंड मास वॉल्यूम शेप एंड डेंसिटी। क्लियर है बात है? उसके बाद कहता है डेंसिटी का ऑर्डर देख सकते हैं, अभी हम आपको बताए थे सॉलिड का जो डेंसिटी होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड का होगा, और सबसे कम होगा किसका? गैसेस का होगा। क्लियर है बात है? नेक्स्ट में देखिए एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या कहता है? डेंसिटी आइस का जो है वो कम होता है, किसकी अपेक्षा? वाटर की अपेक्षा। क्लियर बात है? डेंसिटी जो आइस का होगा, देखो आइस तो गया सॉलिड, वाटर हो गया लिक्विड, तो इसका तो ज्यादा होना चाहिए था डेंसिटी, बट ऐसा होता नहीं। ये एक्सेप्शन में आता है कि जो आइस होते हैं ना, आइस की डेंसिटी कम होती है किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। क्लियर है बात है? तो चलिए हम लोग देखते हैं इन सॉलिड। अब देखो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन शॉर्टेस्ट, इसके जो बीच का जो इंटरमोलिकुलर बीच जो होता है, अभी हम आपको बताए थे जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है वो काफी शॉर्टेस्ट होता है, काफी नजदीक होता है, काफी क्लोजली पैक्ड होता है। आप देखिए यहां से देख रहे हैं कि दो लोग इसको दबाने का कोशिश कर रहे हैं, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह कंप्रेस हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए कैन इट बी कंप्रेस? नहीं। क्या आप इसको दबा सकता है? क्या यह दोनों जो है उसको दबा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नो। क्या हो जाएगा? नो। क्यों? क्योंकि उसके जो बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो काफी शॉर्टेस्ट है। क्लियर है? जिसके कारण वो दब नहीं सकता। आप एक डायमंड ले लो, उसको आप दबा दो, दबा दोगे क्या? पॉसिबल है ही नहीं, कंप्रेस उसको आप नहीं कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हेंस सॉलिड आर इनकंप्रेसिबल। सॉलिड क्या है? ये इनकंप्रेसिबल है, इसको आप दबा नहीं सकते हो। क्लियर है बात है? नेक्स्ट में देखिए क्या कहता है, सॉलिड्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपको बताया था ना कि इसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हाई होता है। सॉलिड्स विथ वीक आईएमएफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉलिड है बट उस सॉलिड का कुछ ऐसे भी सॉलिड है जिसका आईएमएफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो थोड़ा सा वीक होता है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो भी वीक होगा, लो होगा, कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? जैसे मैंने कहा रबर का बात करा, ग्लास का बात करा, प्लास्टिक का बात करा। क्लियर है बात है? नेक्स्ट में देखिए सॉलिड विथ स्ट्रॉन्ग आईएमएफ, जिस सॉलिड के पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने बात करा मेटल का, मैंने बात कर दिया डायमंड का, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? काफी हाई हो जाएगी। बात समझ रहे हो? सॉलिड्स विथ स्ट्रॉन्ग आईएमएफ, इसके जो पास जो है क्या कहते हैं, डायमंड के पास की बात मैं करूं, मेटल की बात मैं करूं, तो इस सब के पास जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स वो क्या होता है? काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है? हाई होती है। बट अगर मैं बात करूं किसका, सॉलिड जिसका जो आईएमएफ इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका जो होगा वो मेल्टिंग पॉइंट वो लो होगा। क्लियर है बात है? तो यह पॉइंट आप तो समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं अगर बात करूं, अब ये जो कोई सॉलिड होता है, सॉलिड के पास जो ये होगा मोशन होंगे, वो कैसा मोशन होगा? देख रहे हैं ना, पार्टिकल जो है
वो कैसे मोशन होता है सॉलिड के अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या वाइब्रेशनल, क्या तो कैसा बोलते हैं वाइब्रेटरी, क्या बोलते हैं वाइब्रेटरी। क्लियर है? क्या हम लोग बोलेंगे वाइब्रेटरी, इसके अंदर मोशन होता है, मोशन ऑफ सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्लियर है बात है? तो दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए हम लोग जितना पढ़े हैं इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है सॉलिड्स विथ फिक्स्ड कंपोजिशन है फिक्स्ड, क्या हो जाएगा? कंपोजिशन के साथ क्या होता है? इसकी जो कंपोजिशन हम बताए थे, मास भी फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होते हैं और शेप भी फिक्स्ड होते हैं, जिसके कारण ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही, आप सोच भी रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे थे वही आंसर भी हुआ। अब चलिए अगला आप थोड़ा सा सोचिए इसका आंसर क्या होगा। अभी हम आपको पढ़ाए हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए सोचने का। सॉलिड्स पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा मोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन होता है सॉलिड पार्टिकल्स के बाद? बताइए, आप थोड़ा सा इसका जवाब दीजिए। हाँ, सॉलिड पार्टिकल्स के पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है अट्रैक्शन, वो क्या होता है? वीक, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और जीरो। गुड, आप सही बोल रहे हैं। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। यस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सॉलिड्स हैव मोशन, सॉलिड के पास कैसा मोशन है? अभी हम आपको बताए थे, थोड़ा सा आप देखो जल्दी से इसमें, ये चार का चार ऑप्शन पढ़ो और क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए जल्दी से। गुड, आप सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, और उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप सही बोल रहे हो, क्या आंसर हो जाएगा? डी। अभी बताए थे वाइब्रेटरी। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स, इसमें से झूठा स्टेटमेंट कौन सा है, गलत कौन सा है? देखिए आपके पास सारे स्टेटमेंट है। पहला में कहता है कि हम ठोस को दबा सकते हैं, इसमें से गलत चुनना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। पहला तो सही है, नहीं आप एक बार सही से पढ़ लो, लग भी गया जी। देखो इसका आंसर हो जाएगा कौन चीज? सी। हम जानते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स के पास जो होता है रैंडम पोजीशंस नहीं होते हैं। क्लियर बात है? ये होता है, ये होता है, ये होता है, बट ये नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। और आप सोच भी रहते हो ही सी। चलिए सी आंसर हो गया। चलिए हम जो आप लोग देखेंगे, अब हम लोग देखने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देखो सॉलिड जो होते हैं, अगर इसकी क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो ये टू टाइप्स के होते हैं। क्लियर है बातें? पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड होता है अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, बात समझ में आ रही है? गुड। देखो मैं अगर बात करूं क्रिस्टलाइन का, इसके पास जो शेप होता है वो रेगुलर शेप होता है, बट मैं बात करूं अमोर्फस का तो इसके पास जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है। ये रेगुलर शेप और ये इरेगुलर शेप। मैं अगर बात करूं जैसे देखिए मैं अभी बात कर रहा हूं क्रिस्टलाइन का, अगर मैं यहां से बना दूं जैसे सपोज दैट, ये कौन सा कलर आ गया जी, बड़ा मामला गड़बड़ कलर है। देखो जी मैं अगर बात करूं जैसे यहां पर एक क्रिस्टल है। क्लियर है बात है? ये ए है, बी है, ए है, बी है, बी ए बी ए, सॉरी ए बी ए बी। अब आप क्या देख रहे हो कि इसका जो पैटर्न है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन पार्ट जो सॉलिड होते हैं, उसके पार्टिकल्स जो आपस में ज्वाइंट होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में होता है। कौन सा पैटर्न में? रेगुलर पैटर्न में। लेकिन अगर मैं बात करूं अमोर्फस का तो इसका होता है इरेगुलर पैटर्न। इसका क्या होता है? इरेगुलर पैटर्न। जैसे ए है, बी है, बी ए बी बी ए बी ए बी। इसका आप देख रहे हो क्या रेगुलर पैटर्न है? क्या नहीं है, ये इरेगुलर पैटर्न है। तो इसका जो होता है क्रिस्टलाइन के जो पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में ज्वाइंट होता है वो रेगुलर में, लेकिन अगर हम लोग अमोर्फस की बात करेंगे तो इरेगुलर में होता है। दूसरा बता दें, इसके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है ये होगा रेगुलर। ठीक है, शेप होता है इसका, बट इसका क्या होता है? इरेगुलर स्ट्रक्चर। क्लियर है बात है? मैं अगर दूसरा बताऊं, इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, शार्प एमपी मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन मैं बात करूं इसका नो शार्प एमपी मेल्टिंग पॉइंट, इसका शार्प नहीं होता है। क्लियर बात है? अगर मैं थर्ड में बात करूं तो ये होता है एनआइसोट्रॉपी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका तो ये होता है आइसोट्रॉपी। हालांकि मैं सारा फिर आगे बताने ही वाला हूं,
समझ गए? हाँ, बस थोड़ा सा हम इसका बता दे रहे हैं दोनों का डिफरेंस, कभी कभी पूछ जाता है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, बात समझ रहे हैं? तो ये इसका दोनों का डिफरेंस और भी है, हम आपको एकदम पॉइंट बाय पॉइंट दोनों को लिखा देंगे, और उसके बाद आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप एकदम आंख बंद करके उसको लिख सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके नहीं लिखना है, आंख खोल के लिखना है ताकि आप अच्छे से उसको लिख पाए। हाँ, बात समझे ना? बस गुड। तो चले यहां तक समझ गए बातें? क्या समझ गए? जो सॉलिड होते हैं वो कितने टाइप्स के? बोलो, फिर से बोलो, हाँ जोर से बोलो, कितने टाइप्स के? गुड, 2 टाइप्स के सॉलिड, 2 टाइप्स के क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। देखो आप अगर घर पे पढ़ रहे होगे और जैसे हम बोले जोर से बोलो, आप जोर से बोल दिए तो अगल बगल वाला बता हो जाएगा, अरे दादा ये क्या हुआ है, एक इसको मिर्गी चढ़ गया, क्या जोर से बोलने लगा। ठीक है, तो आराम से आगे पीछे देख करके बोलिएगा क्या। चलिए, तो सॉलिड की मैं बात कर रहा हूं, क्रिस्टलाइन और दूसरा अमोर्फस। क्लियर है? इसका रेगुलर शेप, इसका इरेगुलर शेप, नो शार्प, इसका होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, या एनाइसोट्रोपी होता है आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी क्या होता है मैं बता दूं, जैसे ये है, ठीक है, आप अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर किसी भी डायरेक्शन में देखोगे, अलग अलग डायरेक्शन में देखने से इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम दिखाई देगा। ठीक उसी तरह से इसका अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसका जो अरेंजमेंट है वो आपको अलग अलग दिखाई देगा। मैं अगर बात करूं, इसको आप ऐसे देखो या इसको आप ऐसे देखो, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इसका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है, लेकिन जब आप इसका देखोगे तो इसका आपको एक के रंग का दिखाई देगा। समझ रहे हैं? किसी भी डायरेक्शन में अगर आप इसको देखोगे, मतलब देखते हैं, तो देखने से या आपको एक ही रंग का इसका अरेंजमेंट दिखाई देगा, इसके प्रॉपर्टीज दिखाई देगी, बट इसका अलग अलग डायरेक्शन में देखने से अलग अलग प्रॉपर्टीज, तो जिसका अलग अलग डायरेक्शन में देखने से अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाई देगी वह एनाइसोट्रोपी कहलाता है, और जिसको अलग अलग डायरेक्शन में देखने के बाद भी अगर एक ही टाइप का प्रॉपर्टी शो करे तो वह आइसोट्रोपी कहलाता है। क्लियर है बातें? अब मैं अगर इसकी बात करूं एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में इसका आता है डायमंड, डायमंड, ठीक है, मेटल, NaCl, ये सब सारे के सारे यही है, सारे के सारे क्या है? क्रिस्टलाइन। अगर इसका बात करूं रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब सारे के सारे क्या है? ये सब टोटल का टोटल किसका एग्जाम्पल हो गया? अमोर्फस का। बात समझ गए दोनों? अब देखो दोनों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे व्यवस्था देख रहे हो, अरेंजमेंट देख रहे हो, जो ये कॉमन साल्ट है, ये एग्जांपल है कॉमन साल्ट का, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं NaCl होता है। फॉर्मूला कैसा होता है इसका? NaCl होता है। क्लियर है बातें? देखिए यह होमोजेनस होता है, देखिए इसका जो अरेंजमेंट है वो देख रहे हैं ना, इसका ऐसा अरेंजमेंट होता है। देखिए अगर हम लोग बात अब देखें आगे, देखिए यह 3D में इसका अरेंजमेंट है, देख रहे हो ना, ये 3D अरेंजमेंट है किसका? NaCl का। देख लीजिए किस तरह से ये आपस में कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। क्लियर? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, 3 डायमेंशन इसका फिगर है। देखिए ये क्या क्या होता है? होमोजेनस या यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, या होमोजेनस बोल सकते हैं, या क्या है लिखा हुआ? रेगुलर बोल सकते हैं। तभी मैंने आपको बताया था जिसका अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, या कहीं पर हो सकता है यूनिफॉर्म लिखा हो, ये भी सही है, या कहीं अगर होमोजेनस लिखा हो, ये भी सही है। बात समझ रहे हैं? गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, सच होमोजेनस यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, अभी बताया था जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर है बातें? देखिए तो पहला मैंने आपको बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर होमोजेनस सॉलिड। क्लियर है बातें? देखिए देख रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया किसका? क्रिस्टलाइन का। ये इसी तरह इसका NaCl का ये इसी तरह से होता है, और ये होमोजेनस है। देखो ना एकदम पूरा क्लियर। ठीक है बातें? चलिए आगे देखते हैं। अब सेकंड में देख लीजिए, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? इट एग्जिबिट लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यह जो एग्जिबिट करता है कैसा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर अमोर्फस की बात करेंगे तो वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। कैसे होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर? तो थोड़ा सा आप यहां से देख लो, यहां पर ध्यान से आइए। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, देखिए अभी हम आपको बता दें कि जिस तरह से ये पीरियोडिसिटी आप देख रहे हैं। अच्छा घड़ी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, घड़ी है क्या? देख रहे हो ना, ये एक पीरियोडिसिटी की तरह होता है। क्लियर है? लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है सम व्हाट लाइक पीरियोडिसिटी। क्लियर है बातें? हाँ ऐसा ही इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है एग्जिस्ट लॉन्ग रेंज ऑर्डर के फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। देख लीजिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर, देख रहे हो ना किस तरह से का है। क्लियर है बात है? सब इसी तरह से होता है इसका अरेंजमेंट। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें थर्ड पॉइंट में, इसका डिफिनीशन
कहता है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफिनिट रिपीटिंग पैटर्न। मैंने बताया था कि डिफिनिट रिपीटिंग पैटर्न जो भी इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे मैंने ए और बी लेकर के बताया था, तो ए बी था, अभी हमने NaCl बताया, एन के बाद Cl, Cl के बाद Na के बाद Cl, तो रिपीटिंग पैटर्न है कि नहीं है? गुड। देखिए नेक्स्ट में देखो कहता है कि सॉलिड बन कैसे रहा है, देख रहे हैं, देखिए इसको एकदम बार बार रिपीट कर रहे हैं, देख रहे हो ना, बार बार एकदम रिपीटिंग पैटर्न है, देख रहे हैं, बार बार इसको रिपीट करते जा रहे हैं, देख लीजिए बार बार इसको रिपीट करते जा रहे हैं, और इसको हम जितना बार रिपीट करेंगे, देख रहे हैं यह रिपीट होता जा रहा है, यह रिपीट होता जा रहा है, और यह जो बनेगा वह क्या बन जाएगा? सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। क्लियर है बात है? तो वही कहता है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफिनिट रिपीटिंग पैटर्न। देख रहे हैं ना, डिफिनिट एकदम निश्चित दिशा में ये एकदम पैटर्न हो रही है, नहीं ये डिफिनिट जो है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है डिफिनिट पैटर्न में। देखिए भैया तैयार हो गया बन के सॉलिड। क्लियर है बात है? देखिए एज आर एग्जिस्टेंस ये है, ये क्या दिख रहे हो आप? नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये क्यूब है, देखो यह क्यूब दिख रहा है ना, इसका जो ये पार्ट देख रहे हो ना, ये इस पार्ट को हम यूनिट सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। ये जो इसका एगो पार्ट होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, यह यूनिट सेल कहलाएगा। समझ गए? तो इसी का जो बार बार यूनिट सेल को जो हम लोग पैटर्न को बार बार क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो रिपीट करने से एक यह क्रिस्टल पूरा बन गया, ये तो एक क्या है? सॉलिड ही है ना, ठीक है। वही कहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो बार बार रिपीटिंग करके बनता है। जैसे ये यूनिट सेल हो गया, देख लीजिए इसका जो एगो पार्ट हम कहेंगे यूनिट सेल, तो ये जो इसका एगो पार्ट हो गया ये यूनिट सेल कहलाएगा। समझ रहे हैं ना यूनिट सेल क्या हो गया? तो हम लोग कह सकते हैं कि दे आर अरेंज्ड नहीं एग्रीगेट्स ऑफ ए स्मॉल टीनी क्रिस्टल कॉल्ड यूनिट सेल। क्लियर है बातें? देखिए जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसके कुछ एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू को हम लोग बना लेते हैं। क्लियर है? चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है, देखिए क्या कह रहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैव एंड ऑर्डर्ड। देखिए इसके पास क्या क्या होता है? ए में होमोजेनस या लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, होमोजेनस या शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, उसके बाद कहता है हेट्रोजेनस लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, और उसके बाद कहता है हेट्रोजेनस शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। आप ही बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास चार ऑप्शन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, इस चारों ऑप्शन पे क्या हो जाएगा आंसर? क्या क्या कह रहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एंड हैव, इसमें क्या फील होगा, इसमें क्या फील होगा? चलिए आप सही सोच रहे हैं, गुड, आपका सोच सही जा रहा है, हम जान रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं। आप कह रहे होइएगा कि सर अभी तो आपने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर होमोजेनस, तो चलो एगो ये सही हो गया, ये दोनों नहीं होगा क्योंकि हेट्रो है, इसको मारो गोली। आप 50-50 आपके पास लाइन बचा, समझ गए ना, 50-50 लाइन बचा। आप देख लीजिए ये दोनों या ए या बी होगा, तो होमोजेनस दोनों में है। हमने कहा था उसके बाद इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसमें लिखा है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसमें लिखा है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। गुड, तो आप कह रहे होंगे ए, और सही में इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल सही आंसर है, और आप भी यही सोच रहे थे। तो बस ऑब्जेक्टिव बनाने का ये तरीका है। दूसरा में देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास कि NaCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। NaCl जो है तो कौन सा सॉलिड का एग्जाम्पल है? चार ऑप्शन है आपके पास, अमोर्फस का है या क्रिस्टलाइन का है या बोथ, दोनों का है या नॉन? बताइए। अभी बताए थे NaCl किस में आता है? बोलिए जल्दी से। गुड, लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दें? कौन सा आंसर को लॉक कर दें? आपके मन में चल रहा होगा, हम जानते हैं। चलिए आप लोग कहते हैं कि आंसर बी को लॉक कर दिया जाए, और बिल्कुल सही आपका आंसर है। समझ गया? बिल्कुल सही आपका आंसर, और आप जीत चुके हैं अगला क्वेश्चन एक। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? ऑर्डर इंपल्स। क्लियर है बात है? पहला रिपीटेटिव, दूसरा में क्या कहता है? पीरियोडिसिटी, थर्ड में यूनिटी, और फोर्थ में बोथ ए एंड बी, ए और बी, रिपीटेटिव और पीरियोडिसिटी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? किसका कहता है? ऑर्डर इंपल्स। तो ऑर्डर इंपल्स अभी हम आपको बताए थे कि हम लोग क्या करते हैं? रिपीट भी करते हैं। जैसे यूनिट सेल था वो बार बार रिपीट हो रही थी, और साथ साथ वो कैसा होता है? पीरियोडिसिटी भी होती है। समझ गए? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ए एंड बी। नेक्स्ट में देख लीजिए, द बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का बेसिक यूनिट क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? यूनिट सेल, और इसका जो बेसिक यूनिट होगा वो बेसिक यूनिट क्या होगा? यूनिट सेल। क्या होगा जी? यूनिट सेल। क्लियर है बात है? यूनिट सेल इसका बेसिक यूनिट होगा। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत है? तो आज का जो ये लेक्चर 2 था, ये हम लोग यहीं पर इसको द एंड करते हैं। थैंक यू, और थैंक यू ऑल ऑफ यू।
और आप लोग इसको वीडियो को जरूर, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल ये वीडियो होगा। और आप अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इति श्री रेवाखंडेतुम अध्याय समाप्त। फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग हंसते और मुस्कुराते रहें और केसीसी का जो ये टास्क है इसको बनाते रहें, इस वीडियो को देखते रहें और आगे और भी जितना वीडियो अपलोड हो रहा है सारे वीडियो को एक एक करके देखते रहें। हमको लगता है कि आपको जो 12th का क्लास का प्रिपेयर है धीरे धीरे करके आपका बहुत अच्छे तरीका से इसकी तैयारी हम करवा देंगे, हम कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।